वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ केमियोस्मोसिस। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था फोटोसिंथेसिस के हवाले से, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। अब यहाँ पे हमने बेसिकली रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म डिस्कस करने हैं कि ये किस तरह से एटीपी प्रोवाइड करता है। देखिए हमने जो है पीछे एक चीज़ डिस्कस की थी कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन हो रही थी फोटोसिंथेसिस की, वहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की थी कि जो एटीपी की सिंथेसिस है वो केमियोस्मोसिस से हो रही है। तो वही चीज़ आज हमने डिटेल में डिस्कस करनी, दैट व्हाट इज़ केमियोस्मोसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई मे सजेस्ट यू कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पर कौन सी टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ वो वहाँ पर प्रीवियसली एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जहाँ तक बात है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, कि फ़ोटोसिंथेसिस की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है ना, वो इस केमियोस्मोसिस की वजह से हो रही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस मैकेनिज़्म के थ्रू होगी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन के अंदर जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है ना, रेस्पायरेशन में भी तो ज़ाहिर सी बात है एटीपी बनता है ना, तो वो जो एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से हो रही है। ठीक है, कि NADH और FADH2 जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी प्रोवाइड करते हैं। तो ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी सोर्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए होती है केमियोस्मोसिस। ये दो मैकेनिज्म है एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सो मस्ट वॉच द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं अपने केमियोस्मोसिस का लेक्चर। पहली बात तो ये है कि केमियोस्मोसिस का मतलब क्या होता है। देखिए केमी का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, लेकिन यहाँ पे हम आइंस की बात कर रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे हम H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जहाँ पर वाटर तो नहीं है तो फिर हमने क्यों यूज़ किया। देखिए वाटर नहीं है लेकिन H पॉजिटिव तो मौजूद है ना, एंड इट इज़ मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन के, पहले बाहर जा रहा है फिर अंदर आ रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं केमियोस्मोसिस का। केमियोस्मोसिस है क्या चीज़, बेसिकली मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव आइंस, और अब यूँ कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, केमियोस्मोसिस का। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या चीज़ होती है देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस में ना, एंडिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइनली ऑक्सीजन के पास ये H पॉजिटिव चला जाता है और लास्ट में आपके पास क्या होती है कि वाटर आ जाता है। यानी लास्ट में जो एक्सेप्टर है H पॉजिटिव का, जो फाइनल एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारा काम हो रहा है, तो इस वजह से हमने ऑक्सीडेटिव कहा है। फॉस्फोराइलेशन क्या चीज़ होती है, सिंथेसिस ऑफ ATP जो कि डिफरेंट जगहों पर बन रहा है। सो दिस सिंथेसिस ऑफ ATP, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये जो सिंथेसिस हो रही है ATP की, ये फॉस्फोराइलेशन है। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये जो ATP की सिंथेसिस हो रही होती है, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब इस पूरी टर्म को समझ लेते हैं कि केमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है। केमियोस्मोसिस एंड फॉस्फोर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि H पॉजिटिव के ग्रेडियंट की वजह से जब H पॉजिटिव इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करता है, क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूवमेंट करता है, तो इस ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ATP की सिंथेसिस होती है, तो इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेट केमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये तो नेमिंग रीज़न हो गया। अब प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझ लेनी है कि ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4, ये वही NADH और FADH2 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि हमने प्रीवियसली बात की है कि मैकेनिज्म ऑफ केमियोस्मोसिस इन इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन, यानी कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ही जो हमने कहा था कि वर्किंग हो रही है, वो किस तरह से हो रही है। जब हमने पिछला लेक्चर जो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि कॉम्प्लेक्स 1 में NADH पहला ATP देगा और कॉम्प्लेक्स 2 में दूसरा देगा और कॉम्प्लेक्स 4 में तीसरा ATP देगा। ठीक है, और हमने ये कहा था कि FADH2 जो है दूसरे और चौथे के अंदर जो है ना ATP प्रोवाइड करेगा। तो NADH टोटल 3 ATP और FADH 2 ATP देता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, क्योंकि बेसिकली काम तो ये हो रहा होता है ना
इन्होंने तो सिर्फ H पॉजिटिव को बाहर अंदर लेके आना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ATPase वर्किंग कर रहा है ना, ATP की सिंथेसिस कर रहा है, इसी चीज़ को हमने डिटेक्ट करना है, पढ़ना है, क्योंकि वहाँ हमने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है। और अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि इसकी वजह से केमियोस्मोसिस कैसे मुमकिन है और कैसे ATP बन रहा होता है। सो सबसे पहली बात ये है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, FADH NADH और FADH2 की वजह से। और इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम ATPase कहते हैं, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम ATPase कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, F0 और F1। F0 ये जो कि एम्बेडेड है, और F1 पार्टिकल ये वाला होता है जो नीचे जो है ना स्पिन कर सकता है, यानी ये इस मूवमेंट के अंदर जो है ना ये रोटेट कर सकता है, नीचे से घूम सकता है। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि F1 जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये बाहर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ जो है ना ये निकला हुआ होता है, और ये कैटलाइज करता है ATP की सिंथेसिस को। कैसे कि ADP और फॉस्फेट को कंबाइन कर लेगा तो बन जाएगा ATP। अब ये एंजाइम तब एक्टिव होता है जब ATP फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, यानी जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा, यानी यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, लो हो जाएगी, लेकिन बाहर कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई हो जाती है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे ही इस्टेब्लिश होता है तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो कि F0 से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसमें जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके ADP और फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बना लिया जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ATP प्रोडक्शन हो रही है। और इसी दौरान NADH जो है ना ये 3 ATP बनाता है और FADH 2 बनाता है, और इस मैकेनिज्म को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। ये तो हो गई थ्योरी। अब ज़रा इस डायग्राम को समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं ना, अब हमने कहा था कि NADH जो होता है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे एक सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, ये इस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि NADH जब रिलीज़ करता है तो सिचुएशन क्या थी हमारे पास कि NADH, ठीक है, और ये होता है साथ में H पॉजिटिव, ये सिचुएशन थी। अब होता क्या है कि ये भी रिलीज़ हो जाता है, तो आपके पास रिजल्टेंटली क्या हो जाएगा कि इसमें NAD पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इसके अंदर जो है ना 2 H पॉजिटिव हो जाएंगे। एक तो पहले से ही सेपरेट था, लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन है, ये जो मैंने एनसर्कल की है यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब ये एक NADH था ना जिसने अपना हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज़ किया, डेफिनेटली साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हुए होंगे जो आपको ये डॉट्स, येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जो कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से होता क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर की तरफ जो है वो पंप कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाते हैं। फिर इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 में जब पहुंचते हैं तो जो पहले से मौजूद H पॉजिटिव थे वो फर्दर जो है बाहर की तरफ चले जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि अब ये जब बाहर की तरफ जाएगा तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ गए हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि बाहर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है, बाहर आपको H पॉजिटिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अंदर बहुत कम है, ठीक है, वो भी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बाहर की तरफ। अब होता ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज भी करना है, वो हमेशा बाहर तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पर पहला हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी आ जाता है, इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन भी आ जाता है, यानी 3 H पॉजिटिव जो हैं ये जब अंदर आ जाते हैं तो इतनी एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं। जाहिर सी बात है ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ रहा है तो एनर्जी तो रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि ये जब H पॉजिटिव 3 H पॉजिटिव जो हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके इन दोनों को कंबाइन करके और फाइनली एक ATP बना लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो एक ATP बन गया है और साथ में हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन अंदर आ गया। अब ये हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट पर है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई भी एक्साइटेशन, जो कोई भी एनर्जी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है।
तो होता ये है कि कॉम्प्लेक्स फोर्स से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज़ कर दिए जाते हैं और रिलीज़ करने के बाद ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फाइनली वाटर बन जाता है, ठीक है। ये तो NADH2 का केस हो गया। अब FADH2 में यही सिचुएशन होती है, लेकिन इसकी वजह से जो है ना सिर्फ हम कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन अंदर की तरफ आते हैं और आपके पास ATP बनता है। सो ये सेम मैकेनिज़्म है जिसमें हमने यही चीज़ कही है कि NADH की वजह से 3 हाइड्रोजन अंदर आते हैं, तो NADH आपको 3 ATP के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। और FADH2 की जहाँ तक बात है तो वो यहाँ पे वर्किंग कर रहा होता है जस्ट, और इस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 ATP प्रोवाइड कर सकता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक ATP तब बनेगा जब हम कहते हैं कि 3H पॉजिटिव के बराबर की जो एनर्जी होगी ना, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ATP प्रोवाइड कर सकता है। ये चीज़ माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन के अंदर जो होती है ना, एक ATP के बराबर एनर्जी होती है। मेजॉरिटी बुक्स में यही बात लिखी है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको यही मिलता है कि 2.5 हाइड्रोजन्स। 2.5 हाइड्रोजन तो नहीं हो सकते, ज़ाहिर सी बात है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके वही 3 कंसिडर करते हैं, तो 3 वाली बात ज़्यादा बेहतर है, आप यही याद रखिएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपसे ये डायग्राम भी वो कह सकते हैं, स्केच द मैकेनिज्म ऑफ केमियोस्मोसिस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपने ये डायग्राम बनानी होगी, लेबल करनी होगी, यहीं से सारी बात क्लियर हो जाएगी। या आपको ये भी कहा जा सकता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन केमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब केमियोस्मोसिस, तो आपको बताना होगा कि केमियोस्मोसिस का क्या मतलब है। या आपको ये पूछते हैं डिफाइन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से भी, और MCQs में तो ज़ाहिर सी बात है कि ये कोई भी पॉइंट आ सकता है, लाइक ये 3 ATP 2 ATP वाली बात, या ये जो पार्टिकल्स हैं कि F0 जो है ये चैनल होती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ जो है ना चैनल यानी पाथवे के तौर पर होती है और ये फिक्स होती है, जबकि इसका जो लोअर पार्ट होता है F1 पार्टिकल, ये रोटेट कर सकती है, ठीक है। रोटेट से ही जैसे एक मोटर रोटेट करती है, 360 डिग्री पर ये रोटेट कर सकती है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है, तो आपने इस चीज़ की बेसिकली जो है ना प्रैक्टिस रखनी है। ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है याद हो जाएगा। और till the next video lecture, wish you all the very best and good luck.